नमस्कार दोस्तों, एसएसएम सेवा स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। विद्युत धारा पार्ट 1 हम देख चुके थे। यह विद्युत धारा पार्ट 2 विद्युत धारा के इसमें हम रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। दोस्तों, जो हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सेवा स्टडी मटेरियल के चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें, जिससे हम ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको ला सकें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा किस प्रकार से अपने चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव दिखाती है, वो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। सबसे पहले हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव देखेंगे कि विद्युत धारा अपने रासायनिक प्रभाव किस प्रकार से बताती है। देखो, जब विद्युत धारा रसायनों के साथ अपने प्रभाव को दर्शाती है, रसायन मतलब बिलियन जो होते हैं, जो घोल होते हैं, उनके साथ दर्शाती है, तो उसे कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जैसे जब किसी लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा फ्लो की जाती है, तो उसका अपघटन हो जाता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। जब जलीय विलयन का अपघटन होता है विद्युत के कारण, तो उसे कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, रसायनों में परिवर्तन। ठीक बात है ना। अब देखो, जब जल का विद्युत अपघटन करते हैं, देखो जो प्योर जल होता है, आसो जल होता है, जो H2O फॉर्म में होता है, बिल्कुल वो तो विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जल में अगर करंट आता है हमें, तो किस लिए आता है? वो जल क्या होता है? अशुद्ध होता है, बिल्कुल आशुद्ध नहीं होता है। उसमें बहुत सारी और गैसें होती हैं, इसलिए वो क्या होता है? अशुद्ध होता है। इसलिए वो विद्युत का सुचालक बन जाता है। बिलियन से उसे हम बिलियन बोलते हैं। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और भी गैसें उसमें होती हैं, और काफ़ी सारी अशुद्धियाँ भी उसमें होती हैं, और कण भी उसमें होते हैं। तो विद्युत अपघटन पर जो धन इलेक्ट्रोड एनोड पर ऑक्सीजन, धन इलेक्ट्रोड, देखो इसको ध्यान से समझना, धन इलेक्ट्रोड जो होता है एनोड, उस पर तो मिलेगी ऑक्सीजन, और जो ऋण इलेक्ट्रॉन होगा, कैथोड जो होगा, उस पर मिलेगी हाइड्रोजन। एक बात बताओ मुझे, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन अवस्था क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की पॉजिटिव होती है, और ऑक्सीजन की क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव पॉजिटिव की साइड, तो नेगेटिव तो एनोड की साइड जाएगा, और जो पॉजिटिव है हाइड्रोजन है, वो कैथोड की साइड जाएगा, वो नेगेटिव की साइड जाएगा। इसलिए जो हाइड्रोजन के बुलबुले जो आएंगे, वो तो माइनस वाले पर, नेगेटिव चार्ज पर, कैथोड पर आएंगे, और जो ऑक्सीजन के बुलबुले हैं, क्योंकि ऑक्सीजन खुद नेगेटिव है, तो उसके पॉजिटिव साइड में आएंगे, वो एनोड पर आएंगे। ध्यान रखनी है, ये चीज़ ही पूछी जाएंगी, बेसिक्स हैं ये, और पेपर बहुत बेसिक्स आ रहे हैं, इसलिए इनको एक बार समझ लो, सवाल इनसे गलत नहीं होगा। इसका यूज कहाँ होता है? इस क्रिया का विद्युत अपघटन में। आसो जल बिल्कुल कुचालक होता है। लवण जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, वो उनमें विद्युत प्रवाहित होती है। विद्युत लेपन में, चीज़ों पर जैसे सोने के आभूषण वगैरह में जो लेप लगाया जाता है, वो इसी से लगाया जाता है। धातु के निष्कर्षण में शुद्ध धातु हम प्राप्त करते हैं इससे। और शुद्ध धातु कहाँ पर प्राप्त होती है? शुद्ध धातु नेगेटिव पर, कैथोड पर प्राप्त होती है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब विद्युत धारा से विद्युत से धातुओं का अपघटन किया जाता है, तो शुद्ध धातु कहाँ पर प्राप्त होती है? वो नेगेटिव चार्ज पर, कैथोड पर प्राप्त होती है। और धातु शोधन में, इसका प्योरिफिकेशन में, मतलब प्योरिटी करने में भी इसका काम लिया जाता है। आभूषण बनाने में और सोने चांदी पर विद्युत लेपन में, जो लोहे के डिब्बे पर टिन का लेप चढ़ाने में, और धातु के निष्कर्षण में धातु नेगेटिव चार्ज पर मिलती है, विद्युत मुद्रण में, और विद्युत संचयकर कंडेंसर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक बात है। चलिए, याद रहेगा, आगे चलते हैं। कोई भी आपको डाउट है तो आप पिन सेक्शन में, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर तुरंत आंसर देंगे। अब मेन टॉपिक पर है, वो तो हमने पढ़ा रासायनिक पर। अब देखते हैं चुंबकीय, पहले चुंबकीय क्षेत्र, फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखेंगे। पहले चुंबक को समझ लेते, चुंबक क्या होती है। तो चुंबक क्या होती है? किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव महसूस किया जा सकता है। एक फील्ड, एक क्षेत्र जहां पर चुंबक का प्रभाव महसूस किया जा सकता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। भाई देखो, यहां पर एक चुंबक रखी हुई है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये एक रूम है, इसमें एक चुंबक रखी है और इसका
10वें रूम में जाके प्रभाव दिखेगा, नहीं, इसकी एक रेंज है, वहीं तक इसका क्या है प्रभाव दिखेगा। देखा नहीं होगा कि जैसे हम छोटी चुम्बक लेते हैं, उससे कभी कभार बचपन में आपने खेला होगा, आप लोहे की चीज़ को देखते हैं वो उसकी तरफ खींचती है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि बहुत ज़्यादा दूर पर दूसरे रूम में आपका लो पड़ा उसको खींच लेगी। पास वाली चीज़ों को एक निश्चित एरिया में आने के बाद ही वो अपनी साइड उसको लपकती है। ठीक बात है ना। और देखा होगा दूर होता है तब वो धीरे 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 करती है, जैसे पास आता है तुरंत, पास आने पर तुरंत वो उसको लपकती है। तो इसका भी एक कारण है, उसको पढ़ते हैं हम। तो जहाँ तक विद्युत क्षेत्र, जहाँ तक विद्युत का बल, चुम्बक का क्षेत्र हमें महसूस होता है, उसी पूरे फील्ड को क्या कहते हैं, चुम्बकीय क्षेत्र हम कहते हैं। चुम्बकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो उस स्थान पर चुम्बक की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको? दिशा को प्रदर्शित करती हैं। चुम्बकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उन बिंदु पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, उस बिंदु पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब इनके चुम्बकीय जो बल रेखाएं जो होती हैं, ये जो चुम्बकीय बल रेखाएं, ये वाली जो बल रेखाएं, इनसे संबंधित कुछ फैक्ट है, उनको हम अच्छे से पढ़ते हैं, उन पर ध्यान देना, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देखो, चुम्बकीय बल रेखा हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की ओर होती है। कहाँ से? नॉर्थ से साउथ पोल की ओर होती है। उनकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से साउथ पोल की ओर होती है। ठीक बात है ना। नॉर्थ से साउथ पोल की ओर होती है चुम्बकीय बल रेखाओं की दिशा। ये होते हैं चुम्बक के बाहर, लेकिन चुम्बक के अंदर क्या होती है? चुम्बक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। ये वाली दिशाएं होती हैं। चुम्बक के अंदर कौन सी होती है? ये वाली जो दिशाएं ये होती हैं, साउथ से नॉर्थ की ओर। अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ होती है। एक बात और ध्यान देने की है, जहाँ पर लाइन ज़्यादा गहरी होंगी, जहाँ पर लाइन ज़्यादा गहरी होंगी, वहाँ पर चुम्बकीय क्षेत्र क्या होगा दोस्तों? वहाँ पर चुम्बकीय क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होगा। जहाँ पर लाइन है, जहाँ पर चुम्बकीय बल रेखाएं ज़्यादा गहरी होंगी, वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। याद रखनी है चीज़ हमें। एक और इम्पोर्टेंट, चुम्बकीय जो रेखाएं होती हैं, बल रेखा, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती हैं? देखो सीधा सा है, कंपास की सुई होती है, नॉर्थ से साउथ बता रही है। हम एक चुम्बकीय बल रेखा पर रखेंगे, वो विक्षेप उसका एक साइड में होगा, लेकिन अगर वो उसे कट करने लग जाएंगी तो विक्षेप 2 साइड में होने लग जाएगा और हमें दिशा ही पता नहीं चलेगी। तो ये सिद्धांत ही इसी पर कार्य करती है। चुम्बकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इनकी डायरेक्शन चुम्बक के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है, चुम्बक के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है, और जहाँ पर कंडेंस होता है, जहाँ पर लाइन पास पास होती है, वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। याद रहना चाहिए, अच्छी चीज़ है। निकट होंगे वहाँ पर अधिक प्रबल बल होगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाती, क्लोज वक्र बनाती हैं। इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर चुम्बक के बाहर, और अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? किसी चुम्बक क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का एक चालक तार रखा जाता है। एक चुम्बकीय फील्ड है, उसके अंदर एक एकांक लंबाई का चालक फील्ड रखा जाता है, एक चालक तार रखा जाता है, जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है। इसमें एक धारा प्रवाहित हम ऐसे कर रहे हैं। तो चालक पर जो लगने वाला जो बल होगा ना, चालक पर जो लगने वाला बल होगा, वह चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। क्या मैं क्लियर हूँ? बिल्कुल क्लियर हूँ। क्या है, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक तार रखते हैं, एकांक लंबाई का तार रखते हैं, तो उस पर जो बल अनुभव होगा एकांक धारा प्रवाहित करने पर, वो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्योंकि देखो इनमें बल रेखाएं रख रहे हैं, उसका मात्रक क्या होता है? जो यहाँ से निकले उनका मात्रक होता है वेबर, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है? इसका मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, या पर इसे बोलते हैं टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी टेस्ला होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी टेस्ला होता है। चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, चुंबकीय फ्लक्स। किसी चुंबकीय पृष्ठ में रखे
चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, वेबर है। इसका मात्रक क्या है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी चुंबकीय पृष्ठ में रखे, चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे हम उस पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। अब तक हम चुंबक के बारे में पढ़ रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा अच्छी तरीके से देखें, वैसे हम पूरा अच्छा ही देख रहे हैं, टेंशन ना लो। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, देखना क्योंकि विद्युत का प्रभाव देख रहे हैं ना, तो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के चारों ओर, जो चालक तार है इसके चारों ओर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण चालक तार के निकट रखी हुई सुई जो होती है, यहाँ पर अगर कोई कंपास सुई रखी हुई है इस प्रकार से नॉर्थ से साउथ, तो वो क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। इस प्रकार से रखी हुई तो इस प्रकार से हो जाएगी, वो विक्षेपित हो जाएगी। तो इस विक्षेप को, इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। मतलब इसका मतलब वो है जो तार है ना उसमें चुंबकीय गुण पैदा हो गए हैं। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण चालक तार के पास रखी कोई सुई है जो विक्षेपित हो जाती है, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब थोड़ा घूम जाती है, इस विक्षेपित हो जाती है। इसे ही विद्युत धारा का क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के दो नियमों से जानते हैं। दो नियम को देखते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। नियम नंबर 1, दक्षिणावर्ती पेच का नियम, मतलब पेच को दक्षिणावर्ती इस प्रकार से घुमाया जाता है। यदि दक्षिणावर्ती पेच को वृत्ताकार पथ में घुमाया जाए तो नोक अगर विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त कर रही है, नोक अगर विद्युत धारा की दिशा को, तो घूमने की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, घूमने की जो दिशा है वो, ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा है वो देखो हम, दक्षिण हस्त का नियम, दाएं हाथ का नियम। ये आपका क्या है, दायां हाथ है। देखो ये आपका दाहिना हाथ है। इसमें किसी धारावाही को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं कि जो अंगूठा है, अंगूठा जो है आपका है, अंगूठा वो धारा की दिशा में रहे। जैसे अंगूठा है वो, जैसे धारा ऊपर है, इसमें धारा नीचे, तो हम नीचे ही देखते हैं, अंगूठा धारा की दिशा में रहे। तो जो मुड़ी हुई उंगलियां जो होती हैं, जो हमारी मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं, ये दक्षिणावर्ती है क्योंकि मेरा दाहिना हाथ ये है। तो जो मुड़ी हुई उंगलियों की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। वो क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अगर ये विद्युत धारा है तो इसकी जो मुड़ी हुई उंगलियां जो इस प्रकार से मुड़ रही हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगे। इसे बोलते दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हाथ के अंगूठों का नियम, इस प्रकार से। इसे हम मैक्सवेल का क्रॉक स्क्रू नियम भी कहते हैं। क्रॉक स्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ाने पर जो घूर्णन की जो दिशा होती है, जिस दिशा में वो घूमता है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। दोनों याद रहेंगे, हस्त अंगुष्ठ नियम और वो। आगे देखते हैं, एक एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन, पावर लाइन में पूरब से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा बहती है। कहाँ से, पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम की ओर आपकी विद्युत धारा बहती है। इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर तथा ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ। मतलब
ठीक नीचे और ठीक ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की। तो देखो इस प्रकार से पकड़ो, अंगूठा धारा की दिशा में रहे तो इस प्रकार से कहाँ, नॉर्थ टू साउथ। देखो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करने पर पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर, पूर्वी सिरे से अवलोकन करेंगे इस प्रकार से हम, पूर्वी सिरे से तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दक्षिणावर्त होगी। इसी प्रकार तार के पश्चिम सिरे से, अगर पश्चिमी सिरे से हम बात करते हैं तो इस प्रकार से हम पकड़ना होगा और वो क्या होगी, वामावर्त होगी, मतलब उत्तर की ओर इस प्रकार से होगी। पूर्व सिरे से नीचे की ओर दक्षिणावर्त होगी और पश्चिमी सिरे से ऊपर की ओर होगी। ध्यान रहेगा। आप ऐसे देख सकते हैं, ये इधर की साइड जा रही है, मतलब दक्षिणावर्त दक्षिण से उत्तर की ओर। ऐसे देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक बात है, इसको याद रखना है। अच्छा है, एनसीईआरटी का है इसलिए अच्छा है, ये गुड है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसकी दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली संकेंद्रीय वृत्त का साइज तार से दूर जाने पर बढ़ता है तथा केंद्र में वह सरल रेखा के समान होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, जो वृत्ताकार जो पास होती है उसके केंद्र में जो चुंबकीय रेखाएं उनकी आकृति कैसी होती है, वो किस प्रकार से प्रतीत होती है, वो बिल्कुल सरल रेखा के समान प्रतीत होती है। इस प्रकार से दूर जाने पर वो वक्र के रूप में और वो बिखरी हुई प्रतीत होती हैं। इसका मतलब जो पास जितने आएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाएगा, दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। प्रणालिका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी है। पहले तो ये देखते हैं प्रणालिका होती क्या है। प्रणालिका एक्चुअली में क्या होती है, जो तांबे के जो तार होते हैं ना, उनको इस प्रकार से करके एक बनाया जाता है प्रणालिका। उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसको इस प्रकार से जोड़ देते हैं नीचे, इस प्रकार से जोड़ते हैं पर्पस से, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसकी खासियत क्या होती है, बेलन के समान होती है। इसकी खासियत ये होती है, इसके अंदर जो होता है ना, अंदर इसके अंदर भाग में, कहाँ पर, अंदर भाग में, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। और यही एक गुण होता है जो इसको खास बनाता है। इसके अंदर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ठीक बात रहेगी, याद रहेगी। इसका क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आवेशित एक छड़ रखते हैं। प्रणालिका के अंदर एक आवेशित मतलब एक छड़ रखते हैं और उसको इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। और चुंबकत्व उत्पन्न होता है, जो इसके अंदर जो छड़ रखी है हमने, ये क्या होती है, आवेशित हो जाती है। क्या होती है, आवेशित हो जाती है। मतलब इस जो छड़ में, ये जो छड़ है, इसमें इस छड़ में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएंगे, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएंगे। तो प्रणालिका के उनमें आ सकता है। प्रणालिका का कार्य क्या है, प्रणालिका क्यों खास है, क्योंकि इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। पढ़ते हैं इसको। पास लिपटी हुई विद्युत रोधी तांबे के तार के बेलननुमा आकृति जिसमें अनेक फेरों वाली कुंडली को प्रणालिका कहते हैं। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सरल रेखा के भांति होती है। समांतर होता है, बिल्कुल चुंबकीय सरल रेखा के भांति होता है। प्रणालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। दो हमने विशेषताएं देखी, सरल रेखा की भांति होती है चुंबकीय रेखाएं, और सरल रेखा होगी तो समान होंगी। इसका उपयोग नरम लोहे को प्रणालिका, ये प्रणालिका परिनालिका है यहाँ पर, के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार को जो चुंबक बनता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं।
ठीक बात है। मतलब ये जो कुंडली होती है इसको परनलिका कहते हैं, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र सरल रेखाओं के रूप में होता है, और जब सरल रेखाओं के रूप में होता है तो हमें पता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, और इसका उपयोग क्या किया जाता है, किसी छड़ में क्या किया जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न इसमें उत्पन्न करके किसी नरम लोहे की छड़ में चुंबकीय गुण उत्पन्न किए जाते हैं, और इस प्रकार की जो चुंबक बनती है उसको विद्युत चुंबक कहते हैं। याद रहेगी, इंपॉर्टेंट है ये दोनों डायग्राम आपके कहाँ के, एनसीईआरटी के। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये क्या है, परनलिका। ये क्या है, तांबे के विद्युतरोधी तार हैं, तांबे के विद्युत तार है, इनके अंदर एक नरम लोहे की छड़ है जिसको रख के हम आवेशित करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, इसको हम विद्युत चुम्बक बोलते हैं। कौन सी चुम्बक बोलते हैं, विद्युत चुम्बक बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो विद्युत चुम्बक बनाते हैं वो किसकी होती है, स्टील की रॉड होती है, सॉफ्ट आयरन की रॉड होती है। परमानेंट जो चुम्बक होती है ना, परमानेंट चुम्बक, वो तो स्टील की होती है, और जो हम बनाते हैं उसमें सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपको रीट में, 3rd ग्रेड में, रीट में, और इसमें ऐसे ही क्वेश्चन दिखने वाले हैं, क्योंकि बेसिक्स है ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बेसिक्स है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र में किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, चुंबकीय क्षेत्र के किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। जब किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चालक को चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें किसी विद्युत धारावाही चालक को रखा जाता है, तो उस पर एक बल अनुभव होता है। क्या होता है, उस पर एक बल अनुभव होता है। इसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। जो बल जो उत्पन्न होता है वो विद्युत धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों की दिशा पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो बल की दिशा है वो किस पर निर्भर करती है, चुंबकीय क्षेत्र पर, विद्युत धारा पर, चुंबकीय क्षेत्र पर, दोनों पर, किसी पर नहीं, तो दोनों पर करती है। ठीक है। धारावाही चालक में विस्थापन या बल उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय धारा की दिशा के लंबवत होती है। कहाँ होती है, लंबवत होती है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट लग रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इस जो बल की दिशा है इसको हम किस प्रकार से, कि किधर बल लग रहा है, किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, इसको करते हैं फ्लेमिंग की बाम हस्त नियम से। बाम हस्त नियम में ये 3 उंगलियां काम करती हैं। एक होती है तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। बाएं हाथ की, ये बाएं हाथ है, ये तो दाएं, ये बाएं हाथ की ये 3 उंगलियां हैं। इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत है। देखो ये और ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगी, एक दूसरे के लंबवत है। यदि तर्जनी जो होती है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, ये तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है, ये वाली। तथा मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा को बता रही है। मध्यमा जो कि देखो मेरी भी इसी प्रकार है, मध्यमा अगर चालक में प्रवाहित धारा की बता रही है, विद्युत धारा का संकेत, तो अंगूठा जो होगा चालक की गति की दिशा अर्थात चालक पर आरोपित बल की दिशा को व्यक्त करेगा। जो ये क्या होगा, बल की दिशा को व्यक्त करेगा। इधर अगर चुंबक क्षेत्र इधर लग रहा है, विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है, तो बल ऊपर की साइड लगेगा, ऊपर की साइड लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर है, और उसकी दिशा बाहर की ओर निकल रही है विद्युत धारा की, और तो ये ऊपर की ओर होगा। इसके ऊपर एनसीईआरटी को क्वेश्चन ये देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके लंबवत इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल क्या होगा। देखो ऐसे है ये, हम चुंबकीय क्षेत्र कौन सी कर रही है, ये वाली उंगली कर रही है, तो इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन और ये, तो कैसे होगा ये कागज के अंदर भीतर जाते हुए जो उस पर इलेक्ट्रॉन पर आरोपित होगा इसके अंदर जाते होगा, इस प्रकार से होगा। ये विद्युत धारा के तो ये इस प्रकार से वो बताए। ठीक बात है, याद रहेगा, याद रहना चाहिए। इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है ये देखते हैं। जो विद्युत चुम्बक होता है विद्युत मोटरों में, विद्युत जनरेटर में, ध्वनि विस्तारक यंत्र में, माइक्रोफोन में, विद्युत मापक यंत्र, कुछ ऐसी युक्ति होती है जिनमें विद्युत धारावाही चालक चुम्बकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। ये याद रहना चाहिए। फ्लेमिंग का बाम-वास्ती नियम क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये एग्जाम्पल बहुत मोस्ट है। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैराडे के विद्युत प्रेरण के नियम, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे ने चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम दिए थे, उनको देखते। इसका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, इसका जो प्रथम नियम है वो विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के उत्पन्न होने का कारण बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों उत्पन्न होता है। दूसरा जो है, दूसरा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को बताता है कि कितना ईएमएफ हुआ है, कितना ईएमएफ वो जनरेट हुआ है, उसको बताता है वो। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रथम नियम, जब किसी कुंडली में से सम्मत चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, क्या कहता है कि कुंडली, ये कोई कुंडली है, इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन ज़्यादा और कम होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब इस कुंडली के उसमें प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम, ये क्या है, ये क्या बताता है, विद्युत वाहक बल के परिमाण को बताता है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जो विद्युत वाहक बल होगा ना, जो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, बल रेखाएं जिस प्रकार से निकलेंगी, जिस गति से निकलेंगी, उसके समानुपाती होता है। तो फैराडे ने दो नियम दिए। कौन से नियम दिए? पहला नियम बता रहा है कि क्यों विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, क्यों हुआ, जब कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। और उसका परिमाण क्या होता है, जो कुंडली में गुजरने वाले विद्युत वाहक फ्लक्स के समानुपाती होता है। ये किसके थे? फैराडे के। याद रहने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट नियम, लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या कहता है? ये भी विद्युत वाहक बल से संबंधित है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। देखो सीधी सी बात है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न ही नहीं होगा अगर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। और फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा? जब वो उसका विरोध करेगी, जब वो जुड़ जाएगा, उसके बाद वो पास आएगा, दूर जाएगा, पास आएगा, दूर जाएगा, पास आएगा, तभी तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो लेंज का नियम कहता है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। यह कहता है लेंज का नियम। जब कोई चुंबक गतिशील अवस्था में होती है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसकी दिशा लेंज के नियम से ज्ञात होती है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस नियम अनुसार अल्प विद्युत धारा इस प्रकार से बहती है कि वह इस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है। लॉरेंज बल आवेश की चाल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। तो लेंज का नियम हमने पढ़ लिया।
विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, लेंज का नियम हम पढ़ रहे थे। ये कुंडली है, इसमें ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल है, तो ये क्या है, विपरीत जाएंगी, और जब ये विपरीत जाएंगी तो नॉर्थ का साउथ है, साउथ का नॉर्थ हो जाएगा, तो ये पास आएंगी। तो उस कारण का विरोध करती है, उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, और हमने इसका वो देख लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका यूज किसमें किया जाता है, जनित्र में, विद्युत जनित्र होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, घरेलू विद्युत परपथ। ये सही है, इसमें दिया हुआ है तो बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बार इसे देख लेते हैं, सिंपल है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा ध्यान में रहे हमें। देखो, घरेलू जो परपथ होता है उसमें दो तार होते हैं, ठीक है। एक होता है लाल तार, जो मैंने लाल से लिखा है, एक होता है काला तार। लाल तार होता है उसमें विद्युत धारा आती है, पॉजिटिव चार्ज का होता है वो। जो काला तार होता है वो उदासीन होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है। जो उदासीन तार बोलते हैं वो नेगेटिव चार्ज का होता है। एक होता है हरा तार, एक और होता है हरा तार होता है। मेन तो ये दो ही तार होते हैं। एक और होता है हरा तार, जो कि जिसको हम अर्थिंग बोलते हैं, अर्थ वाला तार बोलते हैं, वो जमीन में बहुत नीचे होता है, ठीक है। जो इसका जो उपयोग है अर्थ वाले का, इसका उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातुओं को ऑपरेट करने वाले विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के रूप में किया जाता है, जिससे इनसे झटका ना लगे। अगर ये रहेगा ना तो वो क्या, अर्थ नीचे चला जाता है, जिससे इनसे झटका नहीं लगता। जो हाई पावर के होते हैं, हाई वोल्टेज वाले होते हैं, विद्युत इस्त्री है, टोस्टर है, और मेज का पंखा होता है, रेफ्रिजरेटर, उनमें क्या झटका नहीं लगता है इससे। जो ये तार होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव तार जो होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो तार होता है, लाल और हरा, इन दोनों के बीच में 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। कितने वोल्ट का, 220 वोल्ट का। और इसमें कितनी, 50 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा गया है कि जो घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है कितने विभवांतर की, कितने वोल्ट की और कितने हर्ट्ज की होती है। तो 50 हर्ट्ज, उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, और उसका विभवांतर जो होता है दोनों तारों के बीच का वो होता है 220 वोल्ट होता है। घर में दो प्रकार के परपथ लगाए जाते हैं। एक लगा जाता है, आपने देखा होगा कभी टेक्नीशियन से कि भाई एक बड़ा वाला लिया, अरे 15 एम्पियर का एक प्लग दे दो। 15 एम्पियर का बड़ा प्लग होता है, जो घर के जो बड़े होते हैं, जो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और गीजर, एसी और जी होते हैं, इनको चलाने के लिए ये यूज होता है। मोस्टली गीजर जो होता है, एसी जो होता है, उसको चलाने के लिए। और एक होता है 5 एम्पियर का, छोटा होता है, उससे हमारे बाकी सारे उपकरण चलते हैं। हम अपने परपथ में एक फ्यूज तार लगाते हैं, एक फ्यूज तार लगाते हैं। ये किसका बना होता है, ये बना होता है टिन प्लस सीसा का। इसका रेशो भी पूछ सकते हैं। टिन होता है 63% और सीसा होता है 37% से ये मिलकर ये बनता है। इसकी खासियत क्या होती है, उच्च गलनांक, नहीं अल्प गलनांक, सॉरी अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है, देखो अभी बताते हैं आपको। अल्प गलनांक इसलिए होता है, जैसे ही एक निश्चित प्रतिरोध के बाद, निश्चित धारा के बाद जब ज़्यादा धारा बहती है तो वो क्या, हीट पकड़ने लग जाता है। और हीट पकड़ने लगता है तो वो क्या होता है, एकदम गर्म हो जाता है, गर्म होकर वो टूट जाता है, और टूट जाता है तो परपथ में धारा बहना बंद हो जाती है, ये होता है, ठीक है। जब निश्चित उससे एम्पियर से ज़्यादा धारा आएगी तो वो क्या होगा, गल के और टूट जाएगा तो परपथ में धारा बहना बंद हो जाएगी। और उससे क्या होगा, जब ज़्यादा कभी धारा आएगी तो हमारे जो शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं रहेगा, और हमारे जो घर के उपकरण हैं वो सेफ रहेंगे। और प्रतिरोध उच्च क्यों होता है, जैसे उच्च प्रतिरोध पे उसको क्या रोक सके भाई, जितना प्रतिरोध ज़्यादा होगा उतने ही जल्दी वो क्या गर्म होगा, गर्म होकर टूटेगा वो। इसे कैसे लगाते हैं ये भी ध्यान रखना, इसको हम श्रेणी क्रम संयोजन में लगाते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में लगाएंगे तभी तो क्या होगा, बाकी उसकी लाइन कटेगी। ये श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में लगाएंगे तो क्या यहाँ से टूटेगी तो यहाँ से चालू हो जाएगी वो दूसरे तार से। यहाँ से अगर कट होगी
तो यहाँ से दूसरे तार से चालू हो जाएगी वो समांतर क्रम में। इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जिससे एक बार कट होने पर पूरा फ्लो बंद हो जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का मान शून्य, जबकि वोल्टता का मान शून्य नहीं होता है, मतलब विद्युत धारा एकदम जीरो हो जाती है। अब देखो, जो हमारे घर के जो परपथ होते हैं, घर के जो उपकरण लगाए जाते हैं, वो कौन से क्रम में लगाए जाते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं, समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। समांतर क्रम में क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि एक खराब होने पर सभी खराब ना हो, मतलब सभी बंद ना हो, धारा का फ्लो चलता रहे औरों में। ये विद्युत परपथ है जो हमारे घरों में लगाया जाता है। ये लाल तार है जो कि पॉजिटिव होता है, ये ब्लैक तार है जो कि नेगेटिव होता है, उदासीन तार बोलते हैं इसे। ये क्या है? हरा तार, ये भूसंपर्क तार है, इसको हम अर्थिंग बोलते हैं। इसका उपयोग किया जाता है जो हाई वोल्टेज के जो, मतलब जैसे हमारी जो विद्युत इस्त्री होती है, जो लोह के जो ज़्यादा वो सामान आते हैं, उनसे हमें झटका ना लगे इसलिए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर एक फ्यूज़ तार लगा होता है। जैसे ही धारा ज़्यादा बहती है तो ये फ्यूज़ तार टूट जाता है तो इधर धारा बहना बंद हो जाती है। और देखो ये फ्यूज़ तार कैसे लगा हुआ है, देखो सबसे पहले ये श्रेणी क्रम संयोजन में लगा है, और यहाँ पर जो विद्युत युक्तियाँ जो लगी हुई हैं, सर्किट्स लगे हैं, वो समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, अगर ये खराब हो जाएगा तब भी ऐसे धारा बहेगी, ये भी खराब हो जाएगा तब भी धारा ऐसे बहती रहेगी। हमारे घरों में जो होता है वो 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज की धारा बहती है। ठीक है, याद रहेगा। ये हमारा पूरा चैप्टर था। एक छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं। अब तक हमने जितना पढ़ा था उसको बार बार से एक दो बार वीडियो को देखना, अपने नोट्स बनाओ, बार बार नोट्स पढ़ो। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छी वीडियो आपको लाएंगे और मेहनत करेंगे आपके लिए। अभी हम टेस्ट सीरीज लाएंगे, और टेस्ट सीरीज वैसे नहीं लाएंगे, टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे ओनली 15 क्वेश्चन पर डे करने हैं आपको, जिसमें आपकी मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी और ये रहेगी साइंस रहेगी। और आपको बेहतर से बेहतर आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 5 आएंगे आपकी साइंस के, 5 आएंगे आपकी रीजनिंग के और 5 आएंगे मैथ के। 15 की 15 क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर मेरी पूरी क्लास देखते हो तो 15 में से कम 12-13 क्वेश्चन आप करोगे ही करोगे। चलो आगे देखते हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ केंद्रीय विद्यालय में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे हम। लघुपतन शॉर्ट सर्किट हमने पढ़ लिया है। ज़्यादा धारा आती है तो पिघल जाता है, पिघल के वो टूट जाता है। घरों में 220 हर्ट्ज 200 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज की क्या विद्युत धारा बहती है, और जो उपकरण होते हैं समांतर क्रम संयोजन में लगते हैं। माइक्रोफोन क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये कौन से? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये फ्यूज तार है, ऐसे टूट जाता है उस पर तो वो हो जाती है। ठीक बात है ना। चलो, ये कुछ क्या है मात्रक हैं जिनको हम रिवीजन के तौर पे देखेंगे। क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की क्या होता है? टेस्ला। दूसरा मात्रक क्या है? वेबर मीटर स्क्वायर। वेबर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये डी है और ये डी है, इसलिए डी डी क्या होगा? डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या होगा? दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ये क्या है? फ्लक्स, और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? टेस्ला बोलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है, ध्यान रहे हमेशा। इंडक्शन चुंबकीय प्रेरण का हेनरी। ठीक बात है। और गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होती है? ये क्या दिखाती है? धारा की दिशा को बताती है। ये मैग्नीट्यूड नहीं दिखाती है, धारा की दिशा को बताती है। ठीक बात है, ये याद रहेगा। ये आपका पूरा रिवीजन था। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को जरूर सेवा स्टडी मटेरियल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।